हेलो दोस्तों, अगर आप ड्यून यूनिवर्स के फैन हो तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो, क्योंकि मैं यहाँ पर ड्यून यूनिवर्स की बुक को लाइन वाइज एक्सप्लेन करता हूँ। और जिन भी दोस्तों को ड्यून बुक को पढ़ना है तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपने बात करने वाले हैं ड्यून बुक के चैप्टर 4 के बारे में। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ड्यून बुक को रियल लाइफ के अंदर तो फ्रैंक हार्बर्ट ने लिखा है, लेकिन ड्यून की कहानी के अंदर प्रिंसेस इरुलान के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इवेंट्स को बताया गया है। यानी कि इस बुक के अंदर जितने भी जो इवेंट हो रहे हैं वो सब के सब प्रिंसेस इरुलान के द्वारा लिखे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें प्रिंसेस इरुलान बताती है कि आपने पढ़ा होगा कि प्लेनेट केलाडन पर मुआदीब की उम्र का उसका कोई भी साथी नहीं था और यहाँ पर खतरे बहुत ज्यादा थे, लेकिन पॉल के पास में साथ देने के लिए बेहतरीन टीचर थे। और उनमें से एक गुर्नी हेलेक थे, जो कि एक सिंगर के साथ में एक अच्छे वॉरियर भी थे। और इस बुक को पढ़ते हुए आप उनके कुछ गीत गाएंगे। पॉल के दूसरे टीचर थुफिर हवत थे, जो कि हथियारों के पुराने मास्टर और मेंटेट थे, जिसने बादशाह सम्राट के दिल में भी डर पैदा कर दिया था। और तीसरे टीचर गिनाज के स्वार्ड मास्टर डंकन इडाओ थे। चौथे टीचर के रूप में डॉक्टर वेलिंगटन यू थे, जो विश्वासघात में तो काले थे लेकिन वे अपने नॉलेज में बहुत उज्जवल थे। लेडी जेसिका, जिसने अपने बेटे पॉल को बेने जेसिड के रास्ते पर चलने के लिए उसे गाइड किया। और बेशक ड्यूक लीटो, जिसमें एक पिता के रूप में उनकी क्वालिटी को लंबे समय तक अनदेखा किया गया। इस बुक की कहानी की शुरुआत होती है थुफिर हवत के साथ, जो कैसल केलाडन के ट्रेनिंग रूम में दबे पांव अंदर दाखिल हुए और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। एक पल के लिए वो वहां पर खड़ा रहा और खुद को बुढ़ा, थका हुआ और मुश्किलों का मारा हुआ महसूस कर रहा था। उसके लेफ्ट पैर में उस जगह पर दर्द हो रहा था जहां ओल्ड ड्यूक की सेवा के दौरान उसे चोट लगी थी। थुफिर हवत ने मन में सोचा कि अब उस बात को 3 पीढ़ियां बीत चुकी है। उसने रोशनदान से आ रही दोपहर की तेज धूप से भरे कमरे में नजर डाली तो उसने देखा कि एक लड़का दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठा है और एक लंबी मेज पर फैले हुए कागज और नक्शों में डूबा हुआ है। तब थुफिर हवत ने अपना गला साफ करते हुए कहा, मुझे उस लड़के को कितनी बार कहना पड़ेगा कि वह कभी भी दरवाजे की तरफ पीठ करके ना बैठे। लेकिन पॉल अपनी पढ़ाई में अभी भी लीन था। छत की खिड़कियों पर एक बादल की परछाई आई। तब थुफिर हवत ने एक बार फिर से अपना गला साफ किया। तब पॉल सीधा होकर बैठ जाता है और बिना पीछे मुड़े हुए कहता है, मुझे पता है मैं दरवाजे की तरफ पीठ कर बैठा हूँ। तब थुफिर हवत ने अपनी मुस्कुराहट को दबाकर कमरे के दूसरी ओर पॉल की तरफ चला जाता है। तब पॉल ने ऊपर देखा तो वह अनुभवी बुढ़ा आदमी टेबल के कोने के किनारे पर आकर रुक गया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा और गहरा था। उसकी आंखें चेहरे पर 2 तालाबों की तरह काफी अलर्ट और तेज लग रही थी। तब पॉल कहता है, मैंने आपको हॉल में से आते हुए सुना था और मैंने आपको दरवाजा खोलने की भी आवाज सुनी थी। तब थुफिर हवत कहता है, मेरी आवाजों की नकल की जा सकती है। तब पॉल कहता है, तब भी मैं इन आवाजों का अंतर को अच्छी तरह से पहचान लेता। तब हवत मन में सोचता है, हो सकता है कि पॉल इसे पहचान ले, क्योंकि उसकी जादूगरनी माँ निश्चित रूप से उसे गहरी ट्रेनिंग दे रही है। पता नहीं उसका प्यारा बेने जेसिड स्कूल इसके बारे में क्या सोचता होगा। शायद इसीलिए उन्होंने ओल्ड प्रोटेक्टर हेलन मोहियम को यहाँ पर भेजा है, ताकि वह हमारी प्यारी लेडी जेसिका को कायदे और लाइन पर ला सके। फिर थुफिर हवत ने पॉल के सामने एक चेयर खींची और दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठ गया। यह सब काम उसने जानबूझकर किया और पीछे झुककर उस कमरे को देखने लगा। तभी अचानक से उसे वह जगह अजीब सी और अनजानी सी लगी, जहां से ज्यादातर सामान पहले ही प्लेनेट अराकिस पर भेजा जा चुका था। बस एक ट्रेनिंग टेबल बची हुई थी और उस पर फेसिंग मिरर रखा हुआ था, जिसके क्रिस्टल शांत थे। और उसके बगल में अभ्यास करने वाला पुतला रखा हुआ था, जिस पर पेच और पेड़ बंधे हुए थे, जो कि किसी पुराने जमाने के सोल्जर की तरह लग रहा था, जो कि युद्ध के अंदर घायल हो गया था और उसे बुरी तरह से पीटा गया हो। तब थुफिर हवत मन में सोचता है कि मैं भी बिल्कुल उस सोल्जर जैसा ही हूँ। तब पॉल पूछता है, थुफिर आप क्या सोच रहे हो? तब थुफिर ने पॉल की तरफ देखा और कहा, मैं सोच रहा था कि हम सब जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे और शायद फिर कभी इस जगह को ना देख पाए। तब पॉल कहता है, क्या आपको इससे दुख हो रहा है? तब थुफिर कहता है, दुख? ये तो बकवास है। दोस्तों से बिछड़ना दुख की बात होती है, जगह तो बस एक जगह होती है। फिर उसने मेज पर रखे हुए नक्शों पर नजर डाली और कहा, अराकिस भी तो एक और ही जगह है।
तब पॉल कहता है, क्या मेरे पिता ने मुझे परखने के लिए तुम्हें भेजा है? तब थुफिर हवत ने अपना माथा सिकोड़ा और मन में सोचा, इस लड़के की परख काफी गहरी है। और फिर उसने कहा, क्या तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारे पिता खुद तुम्हारे ऊपर आते तो ज्यादा बेहतर होता? लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि वह कितने व्यस्त है, वह बाद में आएंगे। तब पॉल कहता है, मैं अराकिस के स्ट्रोम्स के बारे में पढ़ रहा हूँ। तब थुफिर हवत कहते हैं, स्ट्रोम्स? मैं समझ गया। और फिर पॉल कहता है, वो तूफान काफी भयानक और बुरे लगते हैं। तब थुफिर हवत कहता है, बुरा और भयानक, यह तो बस बहुत छोटे शब्द है। वो तूफान 6 या 7 हजार किलोमीटर के समतल मैदान पर बनते हैं और वो किसी भी चीज से बनते हैं जिसमें से उसे रफ्तार मिल सके, जैसे कोरियोसिस फोर्स, दूसरे तूफान और जरा सी भी एनर्जी। वो इन सब चीजों को अपने अंदर सोख लेते हैं। वो तूफान 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल सकते हैं और अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज जैसे धूल, मिट्टी, रेत आदि को अपने अंदर समेट लेते हैं। और ये तूफान हड्डियों से मांस तक को नोच सकते हैं और हड्डियों के टुकड़े को तराश सकते हैं। तब पॉल कहता है, वहाँ पर मौसम पर कंट्रोल की व्यवस्था क्यों नहीं है? तब थुफिर हवत कहता है, अराकिस की एक अपनी अलग समस्याएं हैं और वहाँ पर लागत बहुत ज्यादा है और फिर उसका रख रखाव और उसका मेंटेनेंस करने में काफी दिक्कत आती है। द गिल्ड सैटेलाइट कंट्रोल के लिए बहुत ज्यादा कीमत वसूलता है और तुम्हारे पिता ड्यूक लीटो किसी अमीर हाउस में से नहीं है, तुम अच्छी तरह से जानते हो लड़के। तब पॉल कहता है, क्या आपने कभी फ्रेमिन को देखा है? तब हवत मन में सोचता है कि आज इस लड़के का दिमाग इधर उधर क्यों घूम रहा है। फिर हवत कहता है, शायद मैंने उन्हें देखा हो। ग्रेबेन और सिंक के लोगों में से उनमें से कोई खास फर्क नहीं है। वो बड़े ढीले और बहने वाले कपड़े पहनते हैं। किसी बंद जगह में से उनमें से भयानक बदबू आती है। यह उनके पहने हुए सूट की वजह से है, जिसे वो स्टिल सूट कहते हैं, जिसमें उनके शरीर से निकलने वाले पानी को अपने अंदर सोख कर फिर से इस्तेमाल करने के लायक बनाते हैं। तब पॉल ने अपना थूक निकला और अचानक से उसे मुंह में नमी का एहसास हुआ। उसे प्यास का एक सपना याद आया। यह सोचकर उसे बेबसी और निराशा महसूस हुई कि लोग पानी के लिए इतने मोहताज क्यों होते हैं और उन्होंने अपने शरीर की नमी को पूरा करने के लिए अपने ही शरीर से निकलने वाले पानी का उपयोग करना पड़े। फिर पॉल कहता है, वहाँ पर पानी बहुत कीमती है। तब थुफिर हवत ने सिर हिलाया और अपने मन में सोचा, शायद मैं उसे यह समझा पा रहा हूँ कि प्लेनेट अराकिस एक दुश्मन के तौर पर कितना जरूरी है। बिना किसी सावधानी के वहाँ पर जाना पागलपन होगा। तब रोशनदान की ओर देखता है तो उसे एहसास होता है कि वहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है। उसने ग्रे मेटा ग्लास पर फैली हुई नमी को देखा और फिर पॉल ने कहा, पानी। तब हवत कहते हैं, तुम्हें पानी की ज्यादा परवाह करना सीखना होगा। हालांकि ड्यूक लीटो के बेटे होने के नाते तुम्हें पानी की कभी भी कोई कमी नहीं होगी, लेकिन तुम अपने चारों ओर प्यास का दबाव महसूस करोगे। तब पॉल ने अपनी जीभ से अपने होठों को गीला किया और एक हफ्ते पहले के उस मुश्किल ट्रेनिंग के बारे में सोचने लगा जो रेवरन मदर ने ली थी और उन्होंने भी पानी की कमी के बारे में बहुत कुछ कहा था। रेवरन मदर ने कहा था, तुम फिनरल प्लेन्स के बारे में जानोगे और उस वीरान जगह के बारे में जो खाली पड़ी है। उस बंजर जमीन पर स्पाइस और सैंडवर्म के अलावा कुछ भी जिंदा नहीं रहता। सूरज की तेज रोशनी से बचने के लिए तुम अपनी आंखों के नीचे काला निशान लगाओगे और शेल्टर का मतलब होगा हवा से बची हुई और नजरों से छुपी हुई कोई खाली जगह और वहीं पर तुम्हारा ठिकाना होगा। तुम बिना किसी थोपटर, ग्राउंड कार और बिना किसी सवारी के अपने दोनों पैरों पर चलोगे। और पॉल को रेवरन मदर के शब्दों से ज्यादा उनके बात करने के तौर तरीके से ज्यादा प्रभावित हुआ। उनकी बातें कभी तो गाने की तरह लगती तो कभी कांपती हुई सी। रेवरन मदर ने आगे कहा, जब तुम अराकिस पर रहोगे तो तुम खाला में रहोगे, जो जमीन खाली है, और चांद तुम्हारा दोस्त होगा और सूरज तुम्हारा दुश्मन। उस परीक्षा के दौरान पॉल ने महसूस किया कि उसकी माँ जो दरवाजे पर पहरा दे रही थी वह उसके पास आकर खड़ी हो गई और उसने रेवरन मदर हेलन मोयम की ओर देखा और उनसे पूछा, क्या आपको कोई उम्मीद नहीं दिखती योर रेवरेंस? तब हेलन मोयम ने कहा कि इसके पिता के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर उसने जेसिका को चुप रहने का इशारा किया और फिर पॉल को देखा और कहा, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो बेटा, यह दुनिया 4 चीजों पर टिकी हुई है। और फिर हेलन मोयम ने अपनी 4 बड़ी बड़ी उंगलियां ऊपर उठाई और कहा, समझदारों की सीख, महान लोगों का न्याय, नेक लोगों
लोगों की दुम और बहादुरों का साहस। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं है। और फिर उसने अपनी उंगली को मोड़कर मुट्ठी बना ली और कहा, अगर वह शासक ना हो लेकिन फिर भी वह शासन करने का आर्ट जानता हो और इस ट्रेडिशन को ही साइंस बना लो। रेवरेंड मदर के साथ हुई इस बातचीत को बीते हुए 1 हफ्ता हो गया था और रेवरेंड मदर की बातें और उनके शब्द अब जाकर पॉल को पूरी तरह से समझ में आने लगे थे। अब थुफिर हवत के साथ में ट्रेनिंग रूम में बैठे हुए पॉल को डर की एक तेज लहर महसूस हुई। तो पॉल ने अपने सामने बैठे मेंटार्ड के उलझन भरे चेहरे की ओर देखा। तब हवत पूछते हैं, तुम इस बार कौन से ख्यालों में खोए हुए थे पॉल? तब पॉल कहता है, क्या आप रेवरेंड मदर से मिले थे? तब हवत कहता है, इम्पेरियम की ट्रुथ शेयर चुड़ैल। हवत की आंखों में दिलचस्पी जागी और उसने कहा, हाँ मैं उनसे मिला था। तब पॉल कहता है, वह? और फिर पॉल हिचकी और उसे लगा कि वह हवत को उस कठिन परीक्षा के बारे में नहीं बताया और यह हिचकिचाहट बहुत गहरी थी। तब थुफिर हवत कहता है, हाँ उसने क्या कहा था? तब पॉल ने 2 गहरी सांसें ली और अपनी आंखों को बंद कर ली और उन शब्दों को याद करते हुए कहता है। अब पॉल की आवाज में अपने आप ही हेलन मोयम का लहजा आ गया था और पॉल कहता है कि रेवरेंड मदर ने कहा था, पॉल अट्रेडिस, राजाओं के वंशज और ड्यूक लीटो के बेटे, तुम्हें शासन करना सीखना होगा। यही एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे पूर्वज ने नहीं सीखी। फिर पॉल ने अपनी आंखें खोली और कहा, और इस बात से मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे कहा, मेरे पिता तो एक पूरे ग्रह पर राज करते हैं। तब हेलन मोयम ने कहा था वह इसे खो देंगे और तब मैंने उनसे कहा था कि मेरे पिता को एक और जल्दी अमीर प्लेनेट मिलने वाला है। तब हेलन ने कहा था कि ड्यूक लीटो से भी खो देगा। तब मैं भागकर अपने पिता को चेतावनी देना चाहता था, लेकिन हेलन मोयम ने मुझसे कहा था उसे पहले इस बात की चेतावनी मिल चुकी है, तुम्हारी तरफ से, तुम्हारी माँ की तरफ से और कई और लोगों की तरफ से भी। तब हवत कहता है, यह सच ही तो है बेटा। फिर पॉल कहता है, तो फिर हम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? तब थुफिर हवत कहता है, क्योंकि यह एम्परर सद्दाम का आदेश है और इसलिए भी क्योंकि उस चुड़ैल जासूस की बातों के बाद भी अभी भी उम्मीद बाकी है। उस ज्ञान की पुरानी देवी से और क्या क्या बातें निकली। तब पॉल ने अपनी मुट्ठी को जोर से बंद कर लिया और धीरे धीरे अपने मसल को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगा और कहा, उसने मुझ पर किसी तरह से कंट्रोल कर लिया था, पर कैसे? रेवरेंड मदर ने मुझसे पूछा था कि राज करने का मतलब क्या होता है। तब मैंने कहा था, लोगों को कमांड देना। तब रेवरेंड मदर ने कहा था, तुम्हें अपनी इस पुरानी अवधारणा को भुलाना होगा। तब हवत ने मन में सोचा, उसने बिल्कुल सही बात पकड़ी है और फिर उसने पॉल को आगे बोलने का इशारा किया। तब पॉल कहता है, उसने कहा था कि एक शासक को जोर जबरदस्ती करने के बजाय उन्हें अपनी बातें मनवाना सीखनी चाहिए और फाइनेस्ट लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन कॉफी पिलानी चाहिए। तब थुफिर हवत कहता है, उसे यह कैसे पता चला कि तुम्हारे पिता ने डंकन इडाहो और गुर्नी हैलक जैसे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कैसे किया? तब पॉल ने अपने कंधे उचका दिए और फिर उसने कहा, एक अच्छे रूलर को अपने प्लेनेट की भाषा सीखनी चाहिए और यह भाषा हर एक प्लेनेट पर अलग अलग होती है। तब मुझे लगा था कि इसका मतलब है प्लेनेट अराकिस पर लोग गलोच भाषा नहीं बोलते होंगे, लेकिन हेलन ने कहा था कि उसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं था और उसका मतलब तो पत्थरों और पेड़ों की भाषा से था जो तुम अपने कानों से कभी नहीं सुन सकते। तब मैंने उनसे कहा था, डॉक्टर यू इस बात को मिस्ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। तब थुफिर हवत धीरे से हंसते हैं और कहते हैं, तो उसे यह बात कैसी लगी? तब पॉल कहता है, मुझे लगता है कि वह इस बात से नाराज हो गई और उसने मुझे कहा कि जिंदगी का रहस्य कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व किया जाए, यह एक ऐसी रियलिटी है जिसे एक्सपीरियंस किया जाना चाहिए। इसलिए मैंने उसे मेंटार्ड का पहला नियम सुनाया, किसी प्रोसेस को रोककर उसे समझा नहीं जा सकता। इस प्रक्रिया को समझने के लिए तुम्हें इसके बहाव के साथ चलना चाहिए और मुझे ऐसा लगा कि वह इस बात से संतुष्ट हो गई। तब थुफिर हवत अपने मन में सोचता है कि पॉल इस बात से उभर रहा है, लेकिन उस बुढ़ी चुड़ैल ने उसे डरा दिया है, पर उसने ऐसा क्यों किया? तब पॉल कहता है, थुफिर, क्या अराकस प्लेनेट वाकई में इतना बुरा है जितना कि उन्होंने बताया? तब हवत ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कोई भी जगह इतनी बुरी नहीं हो सकती। अब तुम उन फेमल लोगों को ही देख लो जो रेगिस्तान के बागी लोग हैं, और मैं अपने मोटे तौर पर किए गए एनालिसिस के आधार पर तुम्हें बता सकता हूँ कि उनकी संख्या इंपीरियल के अनुमान से कहीं भी ज्यादा है। बेटा, वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। और फिर हवत अपनी आंखों के पास अपनी उंगली रखता है और आगे कहता है, वह हॉर्कनन लोगों से नफरत करते हैं। इस बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए और उसके बारे में एक भी शब्द किसी से मत कहना।
यह बात मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे पिता के मददगार होने के तौर पर बता रहा हूँ। तब पॉल कहता है, मेरे पिता ने मुझे सलूसा स्कैंडस के बारे में बताया था। क्या आप जानते हो थुफिर, वह जगह काफी हद तक अराकिस जैसी ही है। शायद उतना बुरा तो नहीं, लेकिन काफी हद तक वैसा ही है। तब हवत कहता है, आज के समय में हम सलूसा स्कैंडस के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं जानते। हमें बस यही पता है कि बहुत पहले वह कैसी जगह थी, लेकिन जितना भी पता है उस मामले में तुम बिल्कुल सही हो लड़के। तब पॉल कहता है, क्या फ्रेमन हमारी मदद करेंगे? तब हवत खड़ा हो जाता है और कहता है, इसकी संभावना काफी है। मैं आज ही अराकिस के लिए रवाना हो रहा हूँ और इस बीच तुम अपना ख्याल रखना उस बुढ़े आदमी के लिए जो तुम्हें बहुत चाहता है। तो ठीक है पॉल, अब यहाँ पर आ जाओ और एक अच्छे बच्चे की तरह दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठो। ऐसा नहीं है कि मुझे इस महल में किसी खतरे का डर है, बस मैं चाहता हूँ कि तुम यह आदत डाल लो। पॉल खड़ा हो जाता है और मेज के दूसरी तरफ चला गया और कहता है, क्या तुम आज ही जा रहे हो? तब हवत कहता है, हाँ मैं आज ही निकल रहा हूँ और तुम कल अराकिस आओगे। जब हम अगली बार मिलेंगे तो हमारी मुलाकात तुम्हारी नई दुनिया की मिट्टी पर हो। फिर उसने पॉल के राइट आर्म की बाइसेप मसल को पकड़ लिया और कहा, तुम्हें अपने खंजर चलाने वाले हाथ को फ्री रखना होगा और अपनी शील्ड को फुल चार्ज पर रखना होगा। फिर उसने पॉल के कंधे को थपथपाया और तेजी से घूमकर दरवाजे की तरफ जाने लगा। तो पॉल ने पीछे से आवाज लगाई, थुफिर। तब हवत मुड़ा और खुले दरवाजे पर खड़ा हो गया। तब पॉल कहता है, किसी भी दरवाजे की तरफ पीठ करके कभी भी मत बैठना। तब झुर्रियों वाले बुढ़े चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और हवत ने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा बेटा, भरोसा रखो। और फिर वह दरवाजे को धीरे से बंद कर कर वहां से चला गया। पॉल वहां पर बैठ गया जहां पर थुफिर हवत बैठे और कागजों को समेटने लगा। फिर पॉल मन में सोचता है, बस एक दिन और हम अराकिस पर जा रहे हैं। और फिर उसने अपने कमरे में नजर दौड़ाई। अराकिस पर जाने का यह विचार अचानक से उसे पहले से कहीं ज्यादा असली लगने लगा। पॉल को वह दूसरी बात याद आई जो हेलन मोहियम ने उससे कही थी कि दुनिया बहुत सारी चीजों का जोड़ होती है, जैसे कि लोग, मिट्टी, द ग्रोविंग थिंग्स, द मून, द टाइड्स, द सन, और इसी अनजान जोड़ को नेचर कहते हैं। एक धुंधला सा एहसास जिसे नाउ यानी कि वर्तमान का कोई भी एहसास नहीं हो। और फिर पॉल मन में सोचता है, ये नाउ और वर्तमान का क्या मतलब है? तब पॉल के सामने वाला दरवाजा धड़ाम से खुला और एक बेडोल सा दिखने वाला एक भारी भरकम ढेर सारे हथियारों के साथ में अंदर आया। तब पॉल कहता है, अरे गर्नी हेलक, क्या आप मेरे नए वेपन मास्टर? तब गर्नी हेलक ने अपने पैरों से दरवाजा बंद किया और कहा, मुझे पता है तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ हथियारों से खेलने आऊं। अब हेलक ने कमरे को देखा और गौर किया कि थुफिर हवत के आदमियों ने यहाँ पर आकर सब कुछ जांच पड़ताल कर चुके हैं और ड्यूक के वारिस के लिए इस जगह को सुरक्षित बना चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा के बारीक संकेत हर तरफ मौजूद थे। तब पॉल ने उस बेडोल और भारी भरकम आदमी को हथियारों के साथ ट्रेनिंग टेबल की ओर बढ़ते हुए देखा और गुर्नी हेलक के कंधे पर 9 स्ट्रिंग वाला बेली सेट यानी कि गिटार लटका हुआ था। इस बेली सेट के स्ट्रिंग के पास अल्टीपिक वोवन यानी कि गिटार बजाने वाला एक यंत्र था। गर्नी हेलक ने उन हथियारों को प्रैक्टिस टेबल पर एक लाइन में लगा दिया। तलवारें, खंजर, किंजल, शील्ड बेल्ट और गति को धीमा करने के लिए स्टन गन थे। जैसे ही गुर्नी हेलक मुड़ा, उसके जबड़े पर इंकवाइन के घाव का निशान बना हुआ था, तो वह पॉल को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। फिर गुर्नी हेलक कहता है, तो तुम्हारे पास मेरे लिए गुड मॉर्निंग कहने का भी समय नहीं है लड़के। और तुमने उस बुढ़े थुफिर हवत को कौन सी चुभने वाली बात कह दी? जब वह हॉल में से मेरे पास से गुजरा तो वह ऐसे गुजरा जैसे कि कोई आदमी अपने दुश्मन के फ्यूनरल में शामिल होने के लिए जा रहा हो। तब पॉल मुस्कुरा कर कहता है कि मैंने तो बस उसे यही कहा था कि मेरे पिता के सभी आदमियों में से उन्हें गुर्नी हेलक सबसे ज्यादा पसंद है। पॉल गुर्नी हेलक के मूड, शैतानियों और उसके मजाक को समझता था और उसे किसी वेपन मास्टर से ज्यादा एक अच्छा दोस्त मानता था। तब हेलक ने अपने कंधे से बेली सेट को उतारा और उसके स्ट्रिंग को सेट करने लगा और फिर उसने कहा, अगर तुम बात नहीं करना चाहते हो तो मत करो। तब पॉल अपने चेयर से उठता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, क्यों गुर्नी, क्या तुम लड़ाई के समय म्यूजिक की तैयारी करने आए हो? तब हेलक कहता है, तो फिर आज तुम अपनों से बड़ों का जवाब दे रहे हो। और फिर उसने अपने इंस्ट्रूमेंट पर एक धुन बजाई। तब पॉल कहता है कि डंकन इडाहो कहाँ पर है? क्या वह मुझे हथियार चलाना नहीं सिखाएंगे?
तब गुर्नी हेलक कहता है, डंकन अराकिस पर दूसरी टुकड़ी को लीड करने के लिए गया है। अब तुम्हारे पास यह बेचारा गुर्नी हेलक ही बचा है जो अभी अभी लड़ाई से लौटा है और म्यूजिक का मजा ले रहा है। फिर उसने एक राग छेड़ा और मुस्कुराया और आगे कहा, और काउंसिल में यह तय हुआ है कि तुम इतने बेकार योद्धा हो कि तुम्हें म्यूजिक का काम सिखा देना चाहिए ताकि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद ना कर सको। तब पॉल कहता है, तो शायद फिर आपको मेरे लिए एक बेहतर गाना गाना चाहिए और ये पक्का करना चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी किस तरह से बर्बाद करना चाहते हो। तब गुर्नी हेलक हंसता है और ग्लेशियन गर्ल वाला गाना गाने लगता है। आहो ग्लेशियर लड़कियाँ मोतियों के लिए ऐसा करेगी, और अराकिन की लड़कियाँ पानी के लिए। लेकिन अगर तुम जलती हुई आग की जैसी औरतें की चाहत रखते हो तो तुम्हें कैलाडन की बेटियों को आजमाना चाहिए। तब पॉल कहता है, बाली सेट बजाने में इतने खराब हाथ के हिसाब से यह बुरा नहीं है, लेकिन अगर मेरी माँ ने महल में ऐसे अश्लील गाने सुने तो वह सजा के तौर पर तुम्हारे कान को कटवा कर सजावट के रूप में बाहरी दीवार पर लगवा देगी। अब गुर्नी हेलक ने अपने लेफ्ट कान को खींचा और कहा, ये तो सजावट के लिए भी खराब ही होंगे क्योंकि उन्हें गाना गाते सुनते सुनते इतनी चोट लग गई है। जब एक छोटा बच्चा जिसे मैं जानता हूँ वह अपने बाली सेट पर कुछ अजीब सी धुन का अभ्यास कर रहा था। तब पॉल कहता है, तो तुम भूल गए हो कि बिस्तर में रेत मिलने का अनुभव कैसा होता है। और फिर पॉल ने मेज पर से एक सील्ड बेड उठाई और उसे फुर्ती से अपने कमर पर बांध लिया और कहा, तो फिर चलो लड़ते हैं। अब हेलक की आंखें नकली हैरानी से बड़ी हो गई और उसने कहा, तो यह तुम्हारी शरारत है, तो आज तुम खुद को बचाना यंग मास्टर। और फिर हेलक ने एक तलवार उठाई और हवा में लहराई और कहा, मैं बदला लेने के लिए निकला हुआ एक शैतान हूँ। तब पॉल ने अपनी दूसरी तलवार उठाई और अपने हाथ में उस तलवार को घुमाकर आगे किया और युद्ध की मुद्रा में खड़ा हो गया और डॉक्टर विलिंगटन यू की मजेदार नकल करते हुए अपने चेहरे को गंभीर बना लिया। फिर पॉल कहता है, मेरे पिता ने मुझे सिखाने के लिए यह कैसा मूर्ख आदमी भेजा है। इस मूर्ख गर्नी हेलक को यह भी नहीं याद है कि हथियारबंद और शील्ड के साथ लड़ने वाले योद्धा का सबसे पहला सबक क्या होता है। फिर पॉल ने अपनी कमर के शील्ड बेल्ट पर एक फोर्स बटन दबाया जिससे उसके माथे और पीठ पर एक डिफेंसिव शील्ड की सुरक्षा घेरे की झुनझुनी महसूस हुई। इस डिफेंस शील्ड की वजह से बाहर की आवाजें फिल्टर होकर स्पॉट सुनाई देने लगी। तब पॉल कहता है, इस शील्ड फाइटिंग में रक्षा के लिए एक मूव तेज चलो और हमले के लिए धीमा। इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि अपने अपोनेंट को गलत कदम उठाने के लिए उसे उकसाना और उसे खतरनाक और तेज अटैक करने के लिए तैयार करना, क्योंकि यह डिफेंसिव शील्ड तेज हमले को तो रोक देती है लेकिन धीमे किंजल या चाकू के वार को अंदर आने देती है। तब पॉल ने तेजी से हमला करने का नाटक किया और अपनी तलवार को धीमे से डिफेंस शील्ड के अंदर घुसाने के लिए अपने वार को धीमे किया ताकि गुर्ने हेलक के डिफेंसिव शील्ड को भेद सके। लेकिन हेलक ने उसके एक्शन को देखा और आखिरी पल में वह एक साइड में हट गया। और फिर हेलक कहता है, तुम्हारी रफ्तार काफी अच्छी है लेकिन तुम्हारे स्लीव और अंडरहेड काउंटर अटैक के लिए खुले थे जिससे तुम पर आसानी से वार किया जा सकता है। तब पॉल चिढ़कर थोड़ा पीछे हट जाता है और फिर हेलक कहता है, तुम्हारी इस लापरवाही के लिए मुझे तुम्हारी पीठ पर मारना चाहिए। और फिर उसने टेबल पर से एक खंजर उठाया और उसे ऊपर किया और कहा, किसी दुश्मन के हाथ में यह खंजर तुम्हारा खून बहाकर जान ले सकता है। तुम एक काबिल स्टूडेंट हो लेकिन बेहतर नहीं। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम प्रैक्टिस में भी किसी ऐसे आदमी को मौत का हथियार लेकर तुम्हारी सुरक्षा के घेरे के अंदर मत आने दो। तब पॉल कहता है, मुझे लगता है कि आज मैं मूड में नहीं हूँ। तब हेलक कहता है, मूड? और उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था और वह कहता है, मूड का इससे क्या लेना देना। जब जरूरत पड़ती है तो लड़ना पड़ता है, चाहे मूड कैसा भी हो। मूड जानवरों के लिए होता है या प्यार करने के लिए और म्यूजिक बजाए, मूड लड़ने के लिए नहीं होता है। तब पॉल कहता है, मुझे माफ कर दो गुर्नी। तब हेलक कहता है, माफी अभी काफी नहीं है। और फिर हेल्क अपने डिफेंसिव शील्ड को ऑन कर
कर देता है और अपनी तलवार को हवा में उठाकर हमला करने के लिए एक्टिव हो जाता है और आगे कहता है, अब सच में तुम अपना ध्यान रखना। और फिर वह तेजी से पॉल पर एक जोरदार हमला कर देता है। वह पॉल खुद को बचाने के लिए पीछे हट जाता है और उसकी डिफेंसिव शील्ड आपस में टकरा जाती है तो उसकी स्किन में किसी इलेक्ट्रिसिटी जैसी झुंझुनाहट महसूस हो। तब पॉल मन में सोचता है, गुर्नी को ये क्या हो गया है, क्या वह दिखावा तो नहीं कर रहा। और फिर पॉल ने अपने हाथ में बोर्डकिन यानी कि छोटा खंजर ले ली। तब गुर्नी हेलक कहता है, तो अब तुम्हें दूसरे हथियार की जरूरत पड़ रही है ना पॉल। तब पॉल मन में सोचता है, क्या यह धोखा है, लेकिन गुर्नी हेलक ऐसा नहीं करेगा। और वो दोनों इस कमरे में लड़ते रहे। अटैक और बचाव का ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। अब डिफेंसिव शील्ड के अंदर हवा भारी और पुरानी होने लगी और इस शील्ड के टकराव से इसमें ओजोन की गंध तेजी से बढ़ रही थी। तब पॉल धीरे धीरे पीछे हटता रहा और वह जानबूझकर एक्सरसाइज टेबल की तरफ बढ़ने लगा। तब पॉल मन में सोचता है, अगर मैं उस टेबल के पास पहुंच गया तो मैं उसे एक ट्रिक दिखाऊंगा। बस एक और कदम गुर्नी। और आखिर में गुर्नी हेलक ने वह कदम आगे बढ़ा दिया। और जब पॉल ने देखा कि हेलक की तलवार टेबल के किनारे पर टकरा गई है तो पॉल एक तरफ हटा और हेलक की तलवार पर धक्का मारकर अपना बोर्डकिन खंजर हेलक की गर्दन के पार ले गया और उस खंजर को गर्दन के 1 इंच दूर रोक दिया। तब पॉल पूछता है, क्या तुम यही चाहते हो गुर्नी। तब गुर्नी हेलक हांफते हुए कहता है, नीचे देखो लड़के। तब पॉल नीचे देखता है तो वह देखता है कि हेलक का खंजर टेबल के किनारे के नीचे घुसा हुआ है जिसकी नोक पॉल के कमर को छू रही है। तब गुर्नी हेलक कहता है, तो हम दोनों एक साथ मारे जाते। तो मैं मानता हूँ कि जब तुम पर दबाव आता है तो तुम ज्यादा अच्छे से लड़ते हो। ऐसा लगता है कि अब तुम मूड में आ गए हो। और फिर गुर्नी हेलक किसी भेड़िए की तरह मुस्कुराया और उसके जबड़े पर इंक वाइन के निशान उसके सामने दिखने लगे। तब पॉल कहता है, जिस तरह से तुम मुझ पर झपटे थे, क्या तुम वाकई में मेरा खून बहा देते। अब हेलक अपने किंजल खंजर को पीछे कर लेता है और सीधा खड़ा होकर कहता है, अगर तुम अपनी काबिलियत से जरा भी कम लड़ाई लड़ते तो मैं तुम्हें एक अच्छी खरोंच देता और ऐसा निशान जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहता। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरा पसंदीदा स्टूडेंट किसी एरे गेरे हॉर्कनन आवारा के हाथों मारा जाए। फिर पॉल ने अपनी डिफेंसिव शील्ड को डीएक्टिवेट करके सांस लेने के लिए टेबल का सहारा लिया और पॉल कहता है, मैं इसी के लायक था गुर्नी, लेकिन अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई होती तो मेरे पिता को गुस्सा आ जाता और मैं नहीं चाहता कि मेरी नाकामी की सजा आपको मिले। तब हेलक कहता है, जहाँ तक बात नाकामी की है तो वह मेरी भी गलती होती। तुम्हें ट्रेनिंग के 1-2 निशानों की चिंता करने की जरूरत नहीं है और बाकी तुम खुशकिस्मत हो जो कि तुम्हारे शरीर पर इतने कम निशान हैं। और रही बात तुम्हारे पिता ड्यूक लीटो की, तो वह मुझे तभी सजा देते जब मैं तुम्हें फर्स्ट क्लास फाइटिंग मैन बनाने में फेल हो जाता। और मैं तो वहीं पर फेल हो जाता अगर मैंने तुम्हें इस मूड वाली बात की गलती को ना समझाया होता जो तुम में अचानक से पैदा हो गई थी। अब पॉल सीधा खड़ा हो जाता है और अपने बोर्डकिन खंजर को अपनी म्यान में डाल दिया। तब गुर्नी हेलक कहता है, यहाँ पर हम जो प्रैक्टिस करते हैं वह कोई खेल नहीं है। तब पॉल अपना सिर हिलाता है और पॉल हेलक के तरीके में अजीब सी गंभीरता और तेजी को देखकर हैरान हो जाता है। फिर पॉल ने गुर्नी हेलक के जबड़े पर चुकंदर के रंग के इंक स्पॉट के निशान देखे। फिर पॉल को एक कहानी याद आई कि किस तरह से बीस्ट रबान ने गिडी प्राइम पर हार्कोनन के स्लीप पिट में यह निशान बनाया था। और फिर पॉल ने अचानक शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि उसने गुर्नी हेलक पर शक किया था। फिर पॉल को लगा कि गुर्नी हेलक के जबड़े पर यह निशान बनने में बहुत दर्द हुआ होगा, शायद उतना तेज दर्द जितना कि एक रेवरेंड मदर देती है। पॉल के इस विचार ने उसे झंकोर कर रख दिया और उसके सामने दुनिया भयानक लगने लगी। अब पॉल कहता है, मैंने आज शायद थोड़े अच्छे खेल की उम्मीद की थी, लेकिन यहाँ पर सब कुछ दिन ब दिन सीरियस होता जा रहा है। तब हेलक ने अपने इमोशन को छुपाने के लिए अपना मुंह फेर लिया और उसकी आंखों में कुछ तो जल रहा था। उसमें ब्लिस्टर का दर्द था जो बीते हुए कल की बस एक निशानी थी जिसे समय के साथ उससे छीन लिया गया था। तब हेलक मन में सोचता है कि यह बच्चा जल्द ही मर्द बन जाएगा। उसे जितना जल्दी हो सके अपने मन के अंदर उस ब्रूटल सावधानी वाले कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना होगा ताकि जरूरी लाइनों पर जरूरी जानकारी को भर सके और अपने सबसे करीबी रिश्तेदार का नाम लिख सके। फिर गुर्नी हेलक बिना मुड़े ही बोलते हैं, मैंने तुम्हारे अंदर खेल भावना को महसूस किया था लड़के, और मुझे उसमें शामिल होने पर बहुत खुशी होती, लेकिन अब यह खेल नहीं रहा। कल हम अराकिस जा रहे हैं, अराकिस असली है, हॉर्कनन असली है। और फिर पॉल ने अपनी तलवार की
धार को सीधा किया और अपने माथे को छुआ। तब गुर्नी हेलक घूमे और सिर हिलाकर इस सलामी को स्वीकार किया और फिर उसे प्रैक्टिस के लिए रखी गई डमी की ओर इशारा किया। अब हम तुम्हारी टाइमिंग पर काम करेंगे। अब मुझे दिखाओ कि तुम उस खतरनाक चीज सिनिस्टर को कैसे रोक सकते हो। मैं इस डमी को यहाँ से कंट्रोल करूंगा ताकि मैं तुम्हारे सभी एक्शन को यहाँ से देख सकूं। और मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि आज मैं नए वार को आजमाऊंगा और ऐसी वार्निंग तुम्हें कोई भी असली दुश्मन नहीं देगा। तब पॉल ने अपनी मसल को आराम देने के लिए एक अंगड़ाई ली और फिर उसे अचानक से उस बात का एहसास हुआ कि उसका जीवन तेजी से होने वाले बदलावों से भर गया है। और फिर वह उस प्रैक्टिस डमी की ओर आगे बढ़ा और अपनी तलवार की नोक से उसके सीने पर लगे हुए स्विच बटन को छुआ और फिर उसे ऐसे लगा कि उसकी डिफेंसिव शील्ड का फोर्स उसकी तलवार को पीछे धकेल रहा है। फिर गुर्नी हेलक जोर से चिल्लाई, सावधान, और फिर उस डमी ने हमला करना शुरू कर दिया। तो पॉल ने भी अपनी डिफेंसिव शील्ड को एक्टिव कर लिया और उसके वार को रोका और उसके जवाब में जवाबी हमला किया। गुर्नी हेलक उस डमी के कंट्रोल को चलाते हुए देख तो रहा था, लेकिन उसका ध्यान दो भागों में बटा हुआ था। एक हिस्सा ट्रेनिंग के जरूरतों के प्रति जागरूक था तो वहीं पर दूसरा हिस्सा किसी पुरानी यादों में भटक रहा था। तब गुर्नी हेलक मन में सोचता है, मैं एक वेल ट्रेंड फलों के पेड़ के जैसा हूँ जिसमें अच्छी तरह से ट्रेन की गई फीलिंग्स और एबिलिटी से भरा हुआ, और ये मुझ पर इसलिए लगाए गए हैं ताकि कोई भी इसका फायदा ना उठा सके। फिर किसी वजह से हेलक को अपनी छोटी बहन की याद आ गई और उसका मासूम चेहरा उसके मन में साफ दिखने लगा, लेकिन अब वह मर चुकी है। हॉर्कनन सैनिकों के लिए बनाए गए एक प्लेजर हाउस में वह मारी गई। उसे पेंजी के फूल बहुत ज्यादा पसंद थे, या फिर शायद डेजी के, उसे ठीक तरह से याद नहीं था। उसे इस बात से बेचैनी हो रही थी कि वह उसे याद क्यों नहीं आ रहा। पॉल ने उस डमी के धीमे वार को रोक दिया। फिर गुर्नी हेलक मन में सोचता है, कितना चालाक है ये छोटा शैतान, और अब उसका पूरा ध्यान पॉल के हाथों की बदलती हुई मुद्राओं और उनकी हरकतों पर था। और फिर हेलक मन में सोचता है, इन हाथ की मुद्राओं और हरकतों के लिए वह खुद ही इसका अभ्यास और पढ़ाई कर रहा होगा। ना तो यह डंकन का तरीका है और निश्चित रूप से मैंने तो उसे ऐसा नहीं सिखाया था। इस विचार ने हेलक की उदासी को और बढ़ा दिया। मैं इसकी मूड से इन्फेक्ट हो गया हूँ। और फिर वह पॉल के बारे में दोबारा सोचने लगता है कि क्या वह लड़का अभी रात के सन्नाटे में डर के मारे अपने तकिए की धड़कन सुनता होगा। और फिर हेलक धीरे से बोलता है, अगर ये इच्छाएं मछलियां होती तो हम सब उसमें जाल थे। यह उसकी माँ जेसिका की कहावत थी और इसका इस्तेमाल तब करती जब कभी उसे कल का अंधेरा महसूस होता, और तब वह हमेशा इसी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करती। और फिर हेलक मन में सोचता है, यह कितना अजीब एक्सप्रेशन होगा जब वह किसी ऐसे ग्रह पर होगा जिस पर कभी समुंदर या मछली नहीं दिखी। और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी इसके अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।